कंचन जल्दी करो, कहीं किशन उठ ना जाए। हो गया जी, बस आ रही हूँ। हे भगवान, किशन की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किशन सिर्फ 7 वर्ष का था। किशन मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर कंचन और अर्जुन दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। कंचन, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे किशन को पता चल सके। इसके बाद अर्जुन और कंचन दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो, मुझे जल्दी से खाना दे दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। किशन अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ, यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? किशन परेशान हो जाता है और पूरा घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वह पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। हरी चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। नहीं किशन, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है हरी चाचा। किशन उदास होकर अपने घर लौट जाता है और घर के दरवाजे पर बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पिताजी दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। किशन की आंखों में आंसू था। थोड़ी ही देर में किशन की आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय। किशन जल्दी से उठता है। किशन इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद किशन रोते हुए कहता है। हे भगवान, माँ पिताजी दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गए? किशन भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ पिताजी कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। किशन बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि किशन के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गया है। बेचारे किशन की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ अब किशन कहाँ जाएगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो श्यामलाल। इस बेचारे 7 साल के बच्चे की क्या गलती थी? गांव के लोग किशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ मनीराम यह सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आता है। इसके बाद वह जल्दी से किशन के घर जाता है। किशन, अरे ओ किशन के बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर किशन जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे किशन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गया है। अब तू यह बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज के पैसे? हाँ, पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौट आएगा? मालिक जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा ले देकर? बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी यह कर्ज चुकेगा, और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। किशन नादान था,
इसलिए वो आसानी से सेठ मनीराम की बात मान जाता है। ठीक है मालिक जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद किशन सेठ मनीराम के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद सेठ मनीराम किशन को सिर्फ रात का खाना ही देता था। यह ले और इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना वरना तेरी खैर नहीं। जी मालिक जी। सेठ मनीराम किशन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो। लेकिन हालातों के आगे किशन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और किशन 20 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह किशन को उठने में जरा देरी हो जाती है तो वो जल्दी से सेठ मनीराम के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूं, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही किशन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ मनीराम लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर किशन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं। रुक। इतना कहकर सेठ किशन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो किशन हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन आज किशन सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ जी किशन का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। अच्छा तो तू क्या चाहता है किशन? अरे पगली, गलती किसकी है? मेरी? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गया और अब मेरी टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लहराता है। जा निकल जा मेरी खेत से, जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, मगर किशन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौटकर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। यह सब सोचते हुए भूखा प्यासा किशन एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद किशन आगे बढ़ता है। किशन उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी किशन की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। किशन को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा परेशान तो हूँ, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, भूख प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। साधु झोपड़ी के अंदर जाते हैं और किशन के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आते हैं। किशन लो, तुम कुछ खा लो, लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। किशन को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाली ने बताया है।
अच्छा जरा अपना हाथ लाना तो। किशन साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। किशन का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वह ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है। बेटा तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। किशन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु बाबा? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। किशन की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो। और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। यह सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और यह कुछ खाने का सामान अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद किशन साधु के दिए खाने का सामान लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और सोहन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर किशन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो। लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। किशन गांव में इधर-उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे मोतीलाल नाम के एक आदमी की ढाबे की दुकान नजर आती है। मोतीलाल एक दयालु आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। किशन को देखकर वो उसे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा? किस तरह के खाना चाहिए तुम्हें? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम इस गांव के लगते नहीं हो। जी वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूं और मुझे कोई खाना नहीं चाहिए। मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा। बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ढाबा चलाने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे करण को कितना बुलाया लेकिन वो आया ही नहीं। किशन बड़े मन से मोतीलाल की मदद करने लगता है। मोतीलाल को भी किशन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते मोतीलाल किशन को अपने घर ले जाता है, जहां पर सिर्फ मोतीलाल और उसका बेटा करण अकेले रहते थे। करण की मां का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, यह किस भिखारी को उठाकर ले आया आप? तमीज से बात कर करण, यह किशन है। आज रात यह यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था। अरे ओ पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ हाँ जरूर। और देखना आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद किशन मोतीलाल और उसके बेटे करण के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह क्या खुशबू आ रही है। आओ किशन तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं।
क्या मैं आपके साथ? हाँ हाँ, और क्या। आओ। किशन। जब यह देखता है कि मोतीलाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए आप सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह किशन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। मलिक जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है और करण सेठ को भी उठा दीजिए। क्या खुशबू है! अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया किशन। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, यह क्या मलिक मलिक लगा रखा है? एक काम कर, तू मुझे चाचा बुलाया कर। मोतीलाल की बात सुनकर किशन को बेहद अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है। ठीक है मोती चाचा। इसके बाद तीनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद किशन मोतीलाल से कहता है। मोती चाचा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया। अब मैं चलता हूँ। किशन कहाँ जा रहे हो? तुम तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं। चाचा मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। किशन, एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा हरिश्चंद्र बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है मोती चाचा, मैं सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद किशन मोतीलाल की आशीर्वाद लेता है और राज्य दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। किशन के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद था कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। किशन जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे यह पक्षी तो काफी घायल है, ऐसा लगता है जैसे यह मर चुका है। शायद यह पक्षी मर चुका है। इसके बाद किशन उस पक्षी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वो पक्षी ऐसे पड़ा हुआ क्यों था? मुझे यह बात समझ नहीं आई। कहीं वह पक्षी जिंदा तो नहीं? क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज्य दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को दे दूंगा। महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। किशन इतना सोचता है और लौटकर वापस आ जाता है और उस पक्षी को एक टोकरी में उठाकर जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद किशन पक्षी को टोकरी में लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। किशन के हाथ में टोकरी देखकर राजा चौंक जाता है और दौड़कर किशन के पास आता है। टोकरी में यह पक्षी तुम्हारे पास कहाँ से आया? किशन राजा की बात सुनकर डर जाता है। महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था तो मुझे यह पक्षी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस पंछी को राज्य दरबार ले जाऊं, शायद इसकी जान बच जाए। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं मारा है। क्या तुम्हें पता है यह किसकी पक्षी है? किसकी है महाराज? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। यह पक्षी यहाँ के राजकुमार अशोक का था जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? मोहन डरते डरते कहता है।
कौन है महाराज? वो राजकुमार तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद था कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, यह पूरा राज्य 26 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या मैं नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया था। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे। वो दोनों डायन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गया था। लेकिन यह सब आपको कैसे पता? और मुझे तो कुछ याद नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक एक दिन एक साधु आते हैं और उन्होंने ही बताया था कि 26 साल बाद एक आदमी मरे हुए पक्षी लेकर राज दरबार में आएगा। वही होगा इस राज्य का राजकुमार। किशन यह सब सुनता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि तभी उसे साधु की बात याद आता है। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत। अब तुम आ गए हो ना। अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे राजकुमार को गले लगाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।